दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर शॉर्टेजेस इन यूरोप। एक इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे। इसी के साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा और वो ये है कि आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूरोप। आपको क्या करना है, आपको आज के जो यूरोप के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे उसको आपको अपने ही दिमाग में इंडिया में क्या ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हमारे देश भारत में भी हैं, ये आपको कंपेयर करते जाना है। ठीक है। इसके साथ जो सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो यूरोप के हैं, लेकिन ये इंडिया पर भी एप्लीकेबल हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप में वाटर शॉर्टेजेस चल रही है। हम सब जानते हैं कि लगभग पूरी दुनिया में इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली है, एंड थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से। और क्लाइमेट चेंज के पीछे भी मेन रीजन जो है, मेन फैक्टर है, वो हम इंसान ही हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर विश्व युद्ध या फिर वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो उसके पीछे जो मेन रीजन होगा वो होगा पानी। तो वाटर एक बहुत ही स्कैर्स रिसोर्स बनता जा रहा है। जब हम कहें वाटर या फिर पानी तो हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर 70-71% एरिया जो है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी फ्रेश वाटर जो है उसकी ज़बरदस्त कमी हमें नज़र आ रही है। इसकी शॉर्टेज लगभग पूरी दुनिया में होने लगी है। मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे भी आपको एक पूछा जा सकता है इसके ऊपर, वाटर शॉर्टेज के ऊपर। जनरल स्टडीज़ में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पानी की शॉर्टेजेस को लेकर उसके रीजंस क्या हैं और इसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, इनफैक्ट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन आई बिलीव पानी जो है वो हम सबको प्रभावित करने वाला एक विषय है, एक सब्सटेंस है। तो इसके बारे में तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। अब यूरोप की बात निकली है तो वी विल स्टार्ट विथ मैप, राइट। तो ये लेजर पॉइंट को फॉलो कीजिए आप, राइट। तो ये रही दुनिया और यहाँ पर है यूरोप का मैप, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। बड़े बड़े देश, रशिया इसका पार्ट है, फिर यूक्रेन है यहाँ पर, बेलारूस, फ्रांस, यूके, जर्मनी है, राइट, पोलैंड है, टर्की, इटली, स्पेन, ये सारे बड़े बड़े देश हैं। और फिर यहाँ पर स्कैंडिनेवियन देश आ जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, राइट। नॉर्डिक देशों की बात करें तो ये 3 देश हैं ही। इसमें आप डेनमार्क को ऐड कर दीजिए, आइसलैंड को ऐड कर दीजिए। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, मेडिटरेनियन से ही यहाँ पर, राइट। देखिए यहाँ पर ये लाइन को देखिए, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख सकें, राइट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ये भूमध्य या फिर मेडिटरेनियन सी है। इसको आप अच्छी तरीके से स्टडी ज़रूर कीजिएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अफ्रीका के जो लोग हैं, खास करके जो साहेल रीजन है, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने साहेल रीजन के बारे में भी डिस्कशन की थी एक वीडियो में। तो साहेल रीजन के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भूमध्य सागर को क्रॉस करके वो या तो इटली या फिर ग्रीस पहुंच जाते हैं, स्पेन पहुंच जाते हैं, राइट। और वहाँ पर वो सेटल होना चाहते हैं। फ्रांस भी है। कुछ लोग जो हैं वो ये इंग्लिश चैनल तक पहुंच जाते हैं। तो फ्रांस और यूके मिलकर अब काम कर रहे हैं। ब्रिटेन के जो ऋषि सुनाक हैं तो उन्होंने भी कहा है, स्टॉप द बोट नाम का एक कैंपेन जो है उन्होंने चलाया है, स्टॉप द बोट्स, ऐसा कुछ कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, यानी कि अफ्रीका से आने वाले जो लोग हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, उन पर एक रोक लगाई जाए। तो मेडिटेरेनियन सी के साथ जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, कौन सा देश इसके साथ सटे हुए हैं, राइट। तो ये मैप आप अच्छे तरीके से बाद में स्टडी कर लेना। हमारी डिस्कशन के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो यूरोप है इसका हम अलग अलग क्षेत्रों में डिवीजन कर सकते हैं। तो सेंट्रल यूरोप की बात करें तो ये सारे देश जो हैं, राइट, लेज़र पॉइंट को फॉलो कीजिए, ये सारे देश सेंट्रल यूरोप के देश हैं। उसके बाजू में अगर आप देखेंगे ये यूक्रेन है, राइट, और रशिया और ये सारे बाकी के जो देश देख रहे हैं आप, राइट, ये सारे देशों को ईस्टर्न यूरोप की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर आता है नॉर्दर्न यूरोप, तो इसमें ये आइसलैंड आ गया, ये स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे देश जो हैं, नॉर्वे, तो ये सारे देशों को नॉर्थर्न यूरोप। फिर साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये सारे देश, यहाँ पे
देश जो हैं, ये सारे देश आपको याद नहीं रखने, आपको इसके बारे में रफ एक आइडिया होना चाहिए। सदर्न यूरोप की बात करें तो इटली प्रोमिनेंट है, ग्रीस, ये सारे देश यहाँ पर हैं। देन वी हैव साउथ वेस्टर्न यूरोप, तो यहाँ पर पोर्तुगल है, स्पेन है, ये रेड वाले देश। और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो फ्रांस, आयरलैंड, यूके, ये सारे देश जो हैं वो इसके पार्ट हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू, ये चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, इस विषय को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। राइट, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद ऐसा लग रहा हो कि सर ने पहली 5 मिनट जो हैं वो टॉपिक पर नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। लेकिन लेट मी टेल यू, देखिए, जो नॉलेज है ना, नॉलेज ऐसी बात नहीं है कि मीन्स अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंस हो सकते हैं। किसी को सारी चीज़ें जो है वो 5 मिनट में चाहिए, किसी को सारी चीज़ें 10 मिनट से ज़्यादा अगर चलती है तो उनको लगता है कि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। बट द थिंग इज़, आप सोचिए, जो भी एजुकेटर हैं वो जब भी कोई टॉपिक बनाते हैं और ख़ास करके किसी चीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, तो भले ही वीडियो 15 मिनट का हो, लेकिन याद रखिए ये 15 मिनट के लिए वो जो टीचर है, एजुकेटर है, उसने कम से कम 2 घंटे जो हैं वो लगाए हैं, 2 आवर्स। और मैं 2 आवर्स इसलिए बता रहा हूँ और मैं बोल सकता हूँ क्योंकि लगभग 1 दशक से मैं इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो अनुभव है मेरा, उससे मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी फैकल्टी ने 10-15 मिनट में भी अगर कोई टॉपिक बनाकर फिर उसका वीडियो बनाकर रिलीज़ किया तो पता चल जाएगा कि रिसर्च की क्वालिटी उतनी ज़्यादा डीप नहीं है। और एक और चीज़, यहाँ पर 2 आवर्स आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये 2 आवर्स जो हैं उसके पीछे अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो लगभग 1 दशक की हिस्ट्री होती है, कि 1 दशक की जो पढ़ाई है उसके बाद ये 2 आवर्स के अंदर वो एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। आज वो कैपेसिटी हुई और वो चीज़ आपको 15-20 मिनट के अंदर समझाते हैं। तो थोड़ा धैर्य जो है वो मुझे लगता है हम सबको रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए आप ऐसी मिनट्स फिक्स नहीं कर सकते कि भाई 15 मिनट के अंदर मुझे सारी चीज़ें पढ़नी है, 1 घंटे के अंदर पढ़नी है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई बात ही नहीं है, इट्स अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी में वक्त लगता है, उसको जितना पर्याप्त वक्त चाहिए उतना देना ही पड़ता है। एनीवेज, आज का ये टॉपिक जो है ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 आएगा, यहाँ पर मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और दूसरे ऐसे जो विषय हैं उसके भी साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्रोज। दोस्तों, आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, इस पर एक ज़बरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। यूज़ कीजिए कूपन कोड विजय। राइट, 1 सितंबर से, अभी कुछ दिनों के अंदर ही ये लाइव सेशंस जो हैं आंसर राइटिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अब यूरोप की बात करते हैं। राइट, यूरोप जो हैं, पिछले कुछ जो समर्स रहे हैं यूरोप में, ये समर्स या फिर गर्मियों के महीने में यूरोप में एक्सट्रीम हीट, और एक्सट्रीम हीट का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि यूरोप में बहुत सारी जगहों पर फॉरेस्ट फायर्स के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, वाइल्ड फायर्स के केसेस। उसके पीछे मेन रीज़न है एक्सट्रीम हीट, और इसी के साथ साथ सूखा। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगी हैं यूरोप में। 2023 में भी, इस साल भी यूरोप इसी प्रकार के चैलेंजेस जो हैं उनको फेस कर रहा है। सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन आपको सेंट्रल और सदर्न यूरोप में देखने को मिलती है। अब पता चला ना कि जब मैंने सेंट्रल और सदर्न यूरोप ये आपको मैप में समझाया तो उसके पीछे एक रीज़न था। तो सेंट्रल और सदर्न यूरोप जो हैं वहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है और इसकी वजह से जो कंडीशन है वहाँ की बहुत ही ड्राई होने लगी है। जुलाई 2023 की बात करें, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया नाम के जो देश हैं, यहाँ पर ड्राउट वाली सिचुएशन यानी कि सूखे वाली सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। मार्च 2023 की बात करें तो फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पुलिस के साथ भिड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि बारिश कम होने की वजह से ड्राउट वाली सिचुएशन हुई, और ड्राउट की वजह से जो रिजर्वॉयर्स हैं पानी के वो सूखने लगे, और इसकी वजह से जो किसान हैं उनकी पैदावार या फिर किसान जो है वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए थे। और जब खाने पीने की चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो कम होता है तो चीज़ों की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, और प्राइस जब बढ़ जाती है तो लोगों की सेविंग कम हो जाती है, और इसकी वजह से भी सारे परिवारों पर इसका एक प्रेशर जो है वो हमें नज़र आता है। स्टार्टिंग के टाइम पर भले ही किसान परिवारों पर
इसका प्रेशर हो कि उनकी खेती बाड़ी नहीं हो रही है, वो पैदावार नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरे देश पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। ग्रीन कैंपेनर्स जो हैं उन्होंने कहा कि अगर हमने रिजर्वॉयर्स का ध्यान नहीं रखा, राइट, तो फिर सिचुएशन ऐसी होगी कि लोग जो हैं वो ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे और उसके बाद ग्राउंड वाटर के लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, और ऊपर से बारिश कम हो रही है तो रिचार्ज भी नहीं हो रहे हैं। स्पेन की स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ का वाटर रिजर्व्स जो हैं, जो अपने तालाब है या फिर पानी के जो भी फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, तो वो अभी 41% पर पहुँच गए हैं, राइट, जो नॉर्मली होना चाहिए उससे 41% की सिचुएशन है। और बहुत सारी जगहों पर क्रॉप का नुकसान हो रहा है, जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, और बहुत सारे घरों पर, बहुत सारे एरियाज़ में स्पेन में वाटर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। बहुत सारे वाटर रिस्ट्रिक्शंस में ऐसा भी होता है कि आप अपनी कार जो है उसको धो नहीं पाएंगे, आप अपना जो गार्डन है या फिर जो एक कंक्रीट वाला गार्डन है तो उसको आप धो नहीं पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट, पानी की सप्लाई कम की जाएगी, मीटर्स आ जाएंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा पानी के लिए, तो ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे मेन रीज़न आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लगभग पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए हम तैयार नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है ये स्टार्ट हो चुका है, और इसकी वजह से यूरोप के बहुत सारे एरियाज़ में हीट वेव्स होने लगी है, ड्राउट्स होने लगे हैं। वैसे जब भी मैं यूरोप की बात करूं, अगर आंखें बंद करके मैं कहूं कि यूरोप की सड़कों की बात है या फिर यूरोप के पहाड़ियों की बात है, तो आपको रेगिस्तान और इन सारी चीज़ों की याद नहीं आएगी, आपको वो लश ग्रीन माउंटेन्स याद आएंगे, राइट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यूरोप जो है वो प्रिडोमिनेंटली ग्रीन रहा है। लेकिन अब वहाँ पर देखिए सूखे वाली सिचुएशन में देखने को मिलेगी। आप इतिहास में जाएंगे इस प्रकार की, रेयरली आपको ऐसी चीज़ जो है वो यूरोप में देखने को मिल रही है। अब पानी की क्राइसिस वहाँ पर होने लगी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके पीछे मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। और अब अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना, आप इसको इंडियन कंडीशन या फिर इंडियन सिचुएशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब पानी की डिमांड पूरी दुनिया में, सिर्फ यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ने लगी है। बहुत सारी जगहों पर नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी हैं, खेतीबाड़ी के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये डिमांड की वजह से पानी का यूज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, इनफैक्ट ओवर यूज़ होने लगा है। और अब नदियों का पानी और जो ग्राउंड वाटर है उसका हम धड़ाधड़ इस्तेमाल करने लगे हैं, और अंधाधुन इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह से भी पानी जो है वो शॉर्टेज में आ चुका है। अब दोस्तों, यूरोप के एक एक्सपर्ट हैं, आप कह सकते हैं हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, राइट, नेदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। इनका नाम है मार्क ने अपनी एक रिसर्च में उन्होंने बताया कि यूरोप में जो डिवीजन है पानी का, कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करता है, तो लेट्स से अगर 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर में से 50 लीटर जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा, 40 लीटर जो है ये यूज़ होता है खेती बाड़ी में, और बाकी का 10% जो है वो हाउस होल्ड यानी कि घरों में यूज़ होता है। तो ये वहाँ का एक यूरोप का पाई चार्ट है, आप समझ लीजिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का, वाटर यूसेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का है। यूरोपियन यूनियन का आंकड़ा यह कहता है कि अभी यूरोपियन यूनियन में रहने वाले देश, और कल ही मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका आंसर आप में से बहुत कम लोगों ने दिया है, बट जिन्होंने भी दिया है आई रियली अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन, कि आपने कहा कि यूरोपियन यूनियन में फ़िलहाल 27 देश हैं, और ब्रिटेन नाम का जो देश है वो इससे अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। पहले यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज थे, तो आज ये 27 देश जो है उसमें से 11% सिटीजन्स जो है, ये 27 देशों के, वो वाटर स्कैरसिटी फेस कर रहे हैं। हाउस होल्ड पर बहुत सारी जगहों पर लिमिट लगाई गई है, और इसके साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो भी कम हुआ है। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि 2022 में फ्रांस को अपने कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो बंद करने पड़े, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए आपको ठंडा पानी चाहिए। और सिचुएशन ऐसी हुई कि फ्रांस की कुछ नदियाँ जो हैं उसका पानी इतना गर्म हो चुका है कि उसको न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो 2022 में ये हुआ, तो पावर का प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ। लास्ट ईयर नॉर्वे में ऐसा हुआ, समर जो है वो इतनी ड्राई थी कि इसकी वजह से वहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बंद करना पड़ा। किसान जो हैं वो भी अब बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज और ड्राउट जैसी सिचुएशन की वजह से। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो एक सॉल्यूशन जो इजीली नज़र आता है, दूसरे भी सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन जो है दैट इज़
कि जो खेती बाड़ी के लिए अगर हम पानी यूज़ करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री का जो पानी है उसको ट्रीट किया जाए, बेसिकली इसको रिसाइकल किया जाए और उसके बाद इसको इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी तरफ दो चीज़ें हैं, एक तो यह है रिसाइकल करना, दूसरी चीज़ फ्रेश वाटर को जितना हो सके उतना कंजर्व करना है। यूरोपियन यूनियन की ये सिचुएशन है कि जितना पानी वो फिलहाल रीयूज कर रहे हैं उससे 6 गुना ज़्यादा पानी वो रीयूज कर सकते हैं। अभी तो आप समझ लीजिए कि ना के बराबर पानी जो है वो रीयूज हो रहा है। अब यूरोपियन यूनियन की बात मैं करूं तो एक दुनिया का सबसे डेवलप्ड क्षेत्र है, वहाँ के लोगों में भी डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही अच्छी है कंपेयर टू ऑफ कोर्स आवर कंट्री। हमारे यहाँ पर तो यहाँ वहाँ हम थूक भी लेते हैं, नदियों में क्या क्या नहीं करते लोग, राइट, कपड़े भी धोने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर अपनी कचरा और इंडस्ट्री और मेडिकल वेस्ट, बायो वेस्ट, ये सारी चीज़ें नदियों में हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यूरोप के कंपैरिजन मीन्स हमारा कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, यूरोप जो है वो हमसे बहुत ही आगे है इस मामले में। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी इतना अच्छा यूरोप, अगर इस क्षेत्र की सिचुएशन ये है कि जितना वो रीयूज़ कर सकता है, अभी जो कर रहा है उससे 6 गुना ज़्यादा रीयूज़ कर सकता है, तो इमेजिन कीजिए हमारी सिचुएशन क्या होगी। यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर फॉर द एनवायरनमेंट, ओशियंस एंड फिशरीज हैं, ये साहब का कहना यह है कि स्कैर्स फ्रेश वाटर जो है इसकी, अब फ्रेश वाटर जो है ये बहुत ही स्कैर्स हो चुका है, बहुत ही कम होने लगा है और इसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो जो भी पानी अवेलेबल है उसको हमें बहुत ही सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा और वेस्टेज जो है इसको हमेशा हमेशा के लिए अब हमें बंद ही करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने कुछ नए नियम भी बनाए हैं कि जो इरिगेशन का पानी है उसको रीयूज़ करके ही आप यूज़ करें, यानी कि इंडस्ट्री का पानी जो है उसको रीयूज़ करके सिंचाई के लिए प्रोवाइड करें। और ये चीज़ जो है वो इस समर से स्टार्ट, वहाँ पर ये नया रूल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो कम्युनल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हैं तो इसको प्रोसेस करके इसको किसानों तक पहुंचाया जाए, ये भी एक रूल जो है वो यूरोप ने बनाया है। यूरोपियन कमीशन जो है उसका कहना यह है कि अगर प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, वाटर को रिसाइकल करना स्टार्ट हो जाए, तो स्पेन और पोर्तुगल जैसे देश जो हैं वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर हैं, जो जिसका इस्तेमाल जो हम बोरवेल से जो पानी निकाल कर फिर या फिर कुएं में से पानी निकाल कर जो खेती बाड़ी तक पहुंचाते हैं, तो 20% ये कम हो जाएगा। ग्राउंड वाटर पर जो डिपेंडेंस है वो 20% कम हो जाएगा, विच इज़ ए वेरी वेरी बिग नंबर ऑफ कोर्स। फ्रांस, इटली और ग्रीस में अगर ये चीज़ की जाए तो 45% डिपेंडेंसी जो है ग्राउंड वाटर पर वो कम हो सकती है। और यूरोपियन कमीशन तो ये कहता है कि छोटे छोटे जो देश हैं यूरोप के, जो मीन्स छोटे इन द सेंस खेतीबाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे हैं, तो वहाँ पर तो आपको ग्राउंड वाटर यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा, ये वेस्ट वाटर जो है उसको ही रिसाइकल करके इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूरोप में अब स्टार्ट धीरे धीरे होने लगी हैं और ये सारा डेटा जो है वो अब सामने आने लगा है, तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जो हाइड्रोलॉजिस्ट है मिस्टर मार्क, वो ये भी कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पानी की क्वालिटी। आप रिसाइकल कर रहे हैं, इससे गुड थिंग, लेकिन रिसाइकल पानी जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल का पानी जो है वो रिसाइकल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्लांट्स रिलीज प्रोसेस्ड वाटर इनटू रिवर्स करंटली। अभी सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो पानी को प्रोसेस करके नदियों में छोड़ देते हैं और कुछ जगहों पर पानी जो है वो हमारे घर में जो हम पानी पीते हैं उससे भी अच्छा रिसाइकल करके, उससे भी अच्छी क्वालिटी का पानी जो है वो क्रिएट करके इनको फिर वापस नेचर के हवाले किया जाता है। सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि अगर कुछ पॉल्यूटेंट्स जो हैं, सारी इंडस्ट्री ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज अगर पॉल्यूटेंट्स को छोड़ रही हैं तो इससे जो मिट्टी है वो भी पॉल्यूट होगी और इसी के साथ साथ प्लांट्स जो हैं वो भी पॉल्यूट होंगे और पानी भी पॉल्यूट होगा ऑफ कोर्स। जो जर्मनी की सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एनवायरनमेंट एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, यूबीए इसका नाम है, यूबीए ने यूरोपियन यूनियन का जो वेस्ट वाटर का जो नियम है उसकी निंदा की है। पता है क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के वेस्ट वाटर रूल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं उनको मिस किया गया है, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को अगर आप फिल्टर नहीं करते तो भी चलेगा। तो इस चीज़ की निंदा जो है वो जर्मनी ने की है। दूसरा जो चिंता का विषय है वो ये है कि अगर नदियों में आप फिर से
जो रीयूज्ड वाटर हैं, रिसाइकल्ड वाटर आप फिर से नदियों में छोड़ेंगे नहीं तो फिर बारिश अगर कम हो रही है तो धीरे धीरे नदियों का स्तर जो है वो कम होता जाएगा। और एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये वायबल है? अगर लेट्स से जो पानी है आपने इंडस्ट्री ने रिसाइकल किया, अब अगर आप वो नदियों में वापस नहीं पहुंचा पा रहे हैं, राइट, तो फिर मीन्स उसके लिए अगर कॉस्ट उतनी ज़्यादा है तो फिर क्या ये वायबल रहेगा, ये भी एक प्रश्न है। डिस्टेंस कितना है नदी से वो भी मैटर करता है। तो जैसे पानी की सप्लाई के लिए, इनकमिंग के लिए हमने पाइपलाइंस बिछाई हैं, वैसे ही आउटगोइंग के लिए रिसाइकल्ड वाटर जो है उसको नदियों तक पहुंचाने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन का कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी है CAP, इसकी भी काफ़ी निंदा होती है क्योंकि मीन्स इसमें यह है कि एक तरफ ये कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी को प्रमोट किया जाता है और दूसरी तरफ क्या होता है कि पानी का ओवर यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है खाने पीने के, जिसकी वजह से राइट कुछ फसलों को बेसिकली, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो पानी के बचाने के गोल सेट कर रहा है। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं पैराडॉक्स है, तो इसकी काफ़ी निंदा होती है ये CAP की, EU's CAP, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब सॉल्यूशंस की बातों मीन्स इस पर और फोकस करें तो जो मार्क है, मिस्टर मार्क राइट, जो हाइड्रोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि जो स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं उससे ड्रिप इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ड्रिप इरिगेशन जो है वो किस देश ने इसका इन्वेंशन किया? चलिए एक प्रश्न है आपके लिए। ये देश जो है एक छोटा सा देश है, बहुत ही फेमस देश है, भारत के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और वहाँ पर राजस्थान जैसा है ना हमारा, वैसी सिचुएशन वहाँ की है, जियोग्राफिकल सिचुएशन। लेकिन ये देश जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को दुनिया के अलग अलग देशों को सप्लाई करता है। तो पानी के कंजर्वेशन में ये देश बहुत ही आगे है। इस देश ने ड्रिप इरिगेशन की खोज की थी, इनके साइंटिस्ट ने। तो ड्रिप इरिगेशन ऑफ कोर्स अच्छा है। बिगेस्ट वाटर सेविंग अगर कहीं पर की जा सकती हैं तो जो ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उनका त्याग हमें करके हमें कुछ दूसरे क्रॉप्स पर फोकस करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हमारे महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसे रीजन्स हैं, राइट, विदर्भ वाला रीजन जो है, तो वहाँ पर अगर आप गन्ने की खेती करेंगे तो इट इज़ नॉट वायबल। वहाँ पर अगर बाजरा उगाएंगे, जो मिलेट्स हैं वो उगाएंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे, फ़ायदा भी होगा। वहाँ पर शुगर केन जो बहुत ही वाटर थर्स्टी है, तो इस प्रकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है उसकी ज़रूरत है। ऐसे प्रश्न UPSC में पूछे भी जाते हैं। इटली जो है ये यूरोप का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग या फिर टॉप राइस एरिया है और हम सब जानते हैं कि चावल के प्रोडक्शन के लिए पानी का इस्तेमाल मीन्स बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मीन्स रिक्वायरमेंट रहती है। और इटली की एक नदी है जिसका नाम है पो। तो ये जो पो रिवर है उसमें पिछले 2 सालों से क्या सिचुएशन हो रही है कि जो आल्प्स हैं, आल्प्स माउंटेन रेंज जो है, पीछे आप देखिए बर्फ़ वाली माउंटेन रेंज है ना, तो वहाँ पर अगर कम स्नोफॉल होगा दैट मीन्स कि कम वाटर का सोर्स, तो पानी की शॉर्टेज जो है मीन्स अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और कम स्नोफॉल हुआ है तो ऑलरेडी क्वांटिटी कम है, नेचर की तरफ से ही क्वांटिटी कम मिली है, तो पानी की शॉर्टेज होगी और पानी की शॉर्टेज की वजह से क्रॉप लॉस भी होंगे। तो यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि इटालियंस जो हैं उनको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, राइस को छोड़कर मेज़ और वीट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि विंटर वीट का अगर इस्तेमाल करने लगें तो विंटर वीट जो है उसको कम पानी चाहिए, ये फटाफट उग भी जाता है और ये फटाफट पक भी जाता है, राइट, राइपनिंग के लिए भी ये। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं, ऑफ कोर्स वहाँ की डाइट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा इसकी वजह से, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जर्मनी के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे हीट टॉलरेंट लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं जैसे लेंटिल्स हैं, चिकपीस हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उनको उगाना स्टार्ट कर दिया है। अब डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी चीज़ जिसको हमारे देश में भी नज़रअंदाज किया जाता है वो है टूटी फूटी पाइपलाइंस, राइट। ऐसी पाइपलाइंस जो घरों तक और बिजनेसेस तक पानी पहुंचाती हैं, तो लीकेजेस हैं। अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 25% जितना फ्रेश वाटर जो है ये ब्रोकन पाइप्स की वजह से लीक हो जाता है। वहाँ पर बल्गेरिया नाम का जो देश है वो सबसे ख़राब है, 60% पानी जो है वो लीक हो जाता है। इटली में 40% और पोर्तुगल जो है वहाँ पर 30%। और ख़ास करके स्पेन, इटली, बल्गेरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं
जहाँ पर ड्राउट जैसी सिचुएशन है, और ऊपर से आपको ये देखने को मिलता है कि वो अपनी पाइपलाइंस को फिक्स करने के लिए उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जो डिस्कशन है उसमें हमने पानी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं। भले ही हमने यूरोप की बात की हो, लेकिन आई एम श्योर ये सारी चीज़ें हम हमारे देश भारत के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू कि ये जो कोर्स है डियर फ्रेंड्स, इस पर एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर ये आंसर राइटिंग का कोर्स डिज़ाइन किया है, एंड एज यू नो कि 1 सितंबर से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी, लाइव सेशंस की शुरुआत हो जाएगी। तो इसमें आपको पीछे नहीं रहना है, राइट। 1 सितंबर से ही इसको स्टार्ट कर दीजिए एंड द मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आज से ही आंसर राइटिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाइए। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मैं हूं प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।